नमस्कार, मैं हूं अंजू डुकानिया। और आज हमारे कार्यक्रम 360 डिग्री में हमारे साथ हैं राजस्थान जयपुर से विनय शर्मा जी, जो कि पेशे से पेंटर है और एक बहुत ही मशहूर पेंटर है। आज उनकी कुछ कलाकृतियां इस प्रकार की होती है कि आप जानकर चौंक जाएंगे। तो आज हमारे साथ वो यहाँ उपस्थित है हमारे साथ। तो चलिए उनसे बातें करते हैं। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। जी नमस्कार। नमस्कार अंजू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। निसंदेह आपका ये चैनल कला को जीवंत रखेगा, कला को ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा और देश विदेश की कला को एक जगह लाने में बहुत मदद करेगा। आपका बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। धन्यवाद सर। बिल्कुल, हमारे दर्शक जब इसे देखेंगे तो वो आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। आपकी जो कलाकृतियां हैं उनको देखने के लिए लालायित रहेंगे और आपके पास पहुंचेंगे जरूर। जी सर। तो सर, धन्यवाद। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपकी ये जो जर्नी है, तो ये कब शुरू हुई? क्या आपको बचपन से ही शौक था इन सब चीजों का? अ, शायद ऐसा रहा होगा। मेरा बचपन, जहां तक मुझे याद है, जी। बालपन की, मेरा जन्म एक गांव में हुआ और वहां का परिदृश्य उस समय बिल्कुल अलग तरीके का था। जी सर। मुझे अच्छी तरह याद है कि पानी धोरों के बीच में बहता था। मतलब रेत थी पर पानी बहता था। पानी का लेवल कुएं के मुंडेर पर रहता था और जी। मैंने पानी में कुएं में कूद कर ही तैरना सीखा है। तो ऐसे दृश्य जब आपके सामने बचपन में हो जी। तो निश्चित रूप से प्रकृति से आपको प्रेम होने लगता है। बिल्कुल। और जब प्रकृति से प्रेम होता है तो फिर आप उसे उकेड़ने की कोशिश करते हो, उसे बनाने की कोशिश करते हो, उसको समेटने की कोशिश करते हो, अंदर लाते हो, उसको ग्रहण करते हो। जी। तो मुझे लगता है कि वहीं से कहीं न कहीं कला के जो तत्व हैं, कला के कहीं जो कण हैं, वो मुझ में आने लगे। जी। और दूसरी बात, मैं ननिहाल में मैं ज्यादा रहा। तो नाना जी ज्योतिषी थे अच्छा। और वो रंग भरते थे किसी तुलिका से, उससे वो रंग खुद बनाते थे ना, कि जैसे किसी फूल को तोड़ के लाए या अच्छा। उनसे उन्होंने रंग बनाए, या फिर हल्दी से, इन सबों से वो रंग बनाते थे। जी। तो वो सब चीजें मैं बचपन में देखा करता था। तो मुझे लगता है कि वहीं से ये सारी चीजें कहीं न कहीं कला का जो मेरा रुझान है वो आता गया। फिर दूसरी बात, उस समय जो शिक्षा प्रणाली थी ना, उस समय ये बालवाड़ी और ये तो हुआ नहीं करती थी। जी। आपको पंडित जी के यहाँ जाना होता था। बचपन में पंडित जी आपको जी। जी। बारहखड़ी और क ख ग और ये सारी अल्फाबेट और वो सब सिखाया करते थे। तो वहां तख्ती तैयार करने की एक अलग प्रक्रिया होती थी। लकड़ी के ऊपर काजल लगाकर उसको घिसकर आपको तैयार करना होता था और फिर खड़िया से उसके ऊपर क ख ग लिखना होता था। जी। तो वहीं से जो पहला अक्षर बना, वो कै जो अक्षर है, वहीं से मेरी कलात्मक जो सफर है, यात्रा जो मुझे शुरू लगता हो है गई। वो शुरू हुआ। पर मुझे पता नहीं, बचपन में आप सोचते थोड़ी हो भविष्य के बारे में, न आप ये जी। सोचते हो कि मैं कलाकार बनूंगा या क्या बनूंगा। उस समय तो एक केवल स्मृतियां आपके मन में आती रहती है। तो वो स्मृतियां बचपन से आती रही, तो मुझे लगता है कहीं न कहीं वो चीजें मुझ में घर कर गई, मुझ में आ गई और उनको लेकर फिर मैं आगे चला। जी। तो जो ये यात्रा आपकी शुरू हुई सर, तो ये जो आपने जो पीछे आपका ये जो संग्रहालय है, इस जी ये कब शुरू किया आपने? पेंटिंग्स तो आप करते ही हैं, तो जी जी। इसके बारे में कुछ बताएं हमारे दर्शकों को। ये मेरा स्टूडियो अतीत राग है। अतीत राग। ये संग्रहालय संग्रहालय नहीं है, ये म्यूजियम नहीं है, ये कलात्मक चीजों का सम्मेलन है। जी, उन बहुत चीजों खूबसूरत। ने समाज को बहुत कुछ दिया है, समाज को जीवंत रखा है। अगर ये चीजें नहीं होती तो जी। हमें भी वो लय नहीं मिलती जो आज हमें मिल रही है। इन तमाम चीजों ने हमें प्रेरणा दी है, प्रेरित किया है। तो मैं इनको सह सम्मान जहां भी होती है वहां से मैं लेके आता हूँ, कहीं जी। जहां भी मुझे मिल जाए, किसी के घर में मिल जाए या कहीं से भी, या हटवाड़े जो होते हैं उनमें जाके लेता हूँ, या कहीं से भी मैं लेके आता हूँ। पर मैं इनके शुद्ध रूप से इनके कलात्मक भाव को देखता हूँ और जी। उस कलात्मक भाव को अपने स्टूडियो में प्रेरणा के लिए लाके रखता हूँ, जिससे मैं खुद प्रेरित हो सकूं और भविष्य में बच्चे इससे शिक्षा ले सके कि हमारा अतीत कितना जीवंत था, जीवंत था। हमारे अतीत ने कितना सुनहरे क्षण देखे हैं, जी। किन सुनहरी चीजों के साथ
हमारा अतीत उस समय जीवंत रहा होगा, चाहे वो जी रेडियो हो या बर्तन हो। हम जब पानी पीते थे गिलास में, तो नक्काशी वाला गिलास पानी के स्वाद को डबल कर देता था। जिस बिल्कुल। थाली में हम खाना खाते थे उसमें चित्रकारी हुआ करती थी। हाँ। ये सारी चीजें हम अब भूलते जा रहे हैं, छोड़ते जा रहे हैं। और यही हाँ। कारण है कि निराशा है, वो निराशा हमारे मन में आती जा रही है। तो मेरा इस स्टूडियो अतीत राग के पीछे यही भावना है कि मैं इन चीजों से हमारे युवा पीढ़ी, हमारे जो युवा हैं, हमारे नए विद्यार्थी हैं, बच्चे हैं, मैं उनको ये बता सकूं कि हमारा अतीत कितना सुनहरा था। तो ये एक कलात्मक चीजों का सम्मेलन है, संग्रह। संग्रह है, संग्रह। जिसको मैं आम लोगों के लिए हमेशा के लिए रखना चाहता हूँ। इसीलिए आपने इसका नाम रिदमिक पास दिया है। अतीत राग, अतीत रिदमिक राग पास्ट। बहुत ही सुंदर नाम भी है, और अपने नाम को चरितार्थ और सार्थक करता हुआ। और वाकई ये सब चीजें अब लुप्त हो गई है। ग्रामोफोन, ये टेप रिकॉर्डर, ये बहुत सारी पुरानी घड़ियां, दीवार घड़ियां वगैरह जो भी है, आजकल के बच्चों बच्चों को देखने कहाँ मिलता है। म्यूजियम भी बच्चे आजकल जाना पसंद नहीं करते। लेकिन आपने इन सब का सम्मेलन करके एक बहुत ही सुंदर काम किया है सर। और हम जानना चाहेंगे कि जो पेंटिंग्स आप करते हैं वो किस तरीके की करते हैं पेंटिंग्स। मैं इन चीजों से ही प्रेरणा लेता हूँ, जी। और इनसे प्रेरित होकर ही मैं मेरा काम करता हूँ। आ, चाहे पहाड़ हो, पहाड़ के वो दृश्य, क्योंकि मेरा जन्म अरावली की तलहटी में हुआ, तो अच्छा। पहाड़ों से बड़ा गहरा नाता। नाता रहा मेरा। रोज सुबह पहाड़ के ऊपर ही हम जाते थे, चाहे घूमने जाएं, चाहे मंदिर जाएं, सब पहाड़ पे हुआ करते थे। तो उन पहाड़ों से मैं बहुत प्रेरित हुआ। दूसरा, जितने भी ये पक्षी और इन ये चीजें भी मुझे बहुत प्रेरित करती हैं, क्योंकि ये संदेश देती हैं, एक दूसरी जगह जाती हैं, एक दूसरी जगह की संस्कृति को अपने अंदर समेटे, जी। कह नहीं पाती हैं, पर उनके अंदर वो संस्कृतियां होती हैं, देश विदेश की संस्कृतियों को एक दूसरी जगह लाती है। जी। तो वो उनको मैं अपने चित्रों में बनाता हूँ। फिर मैं पुराने स्टाम्प पेपर, पुराने बही खाते, जी। उस लेखनी को अपने चित्रों में समेटने की कोशिश करता हूँ, जिससे अच्छा। उस रिदम को, उस लय को लोग बाग पकड़ सकें। जी। क्योंकि आजकल हम लेखनी छोड़ते जा रहे हैं, हम लिखना छोड़ते जा हमने रहे हैं। छोड़ आजकल दिया, बही छोड़ खातों दिया का है। जमाना ही नहीं है सर। लेकिन जमाना ही नहीं अगर है। आपके पास ऐसा कुछ आपने अभी आपके पास में हो तो हम जरूर देखना चाहेंगे सर। मैं अभी आपको पूरे स्टूडियो का, एक बार तो स्टूडियो में घुमाऊंगा। जी। जी। स्टूडियो में आपको दिखाता हूँ, और फिर उसके बाद में हम और चर्चा करेंगे। तो मैं स्टूडियो की शुरुआत करता हूँ। आ, मैं प्रवेश से मेरा स्टूडियो दिखाता हूँ आपको। जी। जी बिल्कुल ये सर। सीढ़ियां हैं, इन सीढ़ियों पे भी आप देखेंगे तो पुराने बही पन्ने, करीब 100 से 150 साल पुराने, ये सब इस पे लगे हुए हैं। इनका मकसद मेरा अमेजिंग। यही है कि पुराने जो बही थी, जी। उन्होंने बहुत सूद के रूप में समाज का शोषण किया होगा निश्चित रूप से। तो बिल्कुल। मैंने ये सोचा कि उनके लिए यही स्थान उपयुक्त है। आपकी भावनाएं बहुत सुंदर है सर। और ये जो इसके फुटस्टेप्स बने हुए हैं, क्या है ये लक्ष्मी जी की है, क्या स्टेप्स है ये। नहीं नहीं, ये अतीत राग में मेरी पेंटिंग चल कर आई थी। अशोक भाटिया जी जो फिल्म एक्टर है, जी। 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 उन्होंने एक फिल्म शूट की थी। उसके कुछ दृश्य हैं जिसमें उनके पैरों के निशान हैं ये। अच्छा। हम उस फिल्म के बारे में भी जरूर बात करेंगे सर आपसे। और ये अच्छी कॉल फ्रॉम द पास्ट। जी। तो ये मेरा स्टूडियो का दरवाजा है, जी। जहाँ से एंट्री होती है, और फिर यहाँ से शुरू होती है उन लयात्मक चीजों का एक सफर कहें या एक सम्मेलन कहें, जिनमें घड़ियां भी हैं। ये कितने साल पुरानी घड़ियां होंगी सर। ये 70 80 90 100 साल, 100 100 सवा साल। सौ साल तक की पुरानी घड़ियां हैं। जी। और ये जो ये। दस्तावेज है जिनको मैं काम में लेता हूँ, अच्छा। ये जो दस्तावेज हैं जिनको मैं मेरी पेंटिंग के रूप में, ये उन प्रश्नों को लेता हूँ जिनका कोई अस्तित्व नहीं रहा, या जो खत्म हो गए ना, जिनका एक या दो पन्ने, उनको तो मैं पेंटिंग में काम में लेता हूँ। और जी। जो पूरे ग्रंथ है, करीब मेरे पास हजारों ग्रंथ हैं हाथ के लिखे हुए, अच्छा। उनको मैं संभाल कर सहेज कर रखता हूँ, क्योंकि उनमें बहुत कुछ हमारा इतिहास छुपा हुआ है। जी। हमारे जो
इतिहास की, हमारे देश की जो धरोहर है उसको बहुत संभाल के रखा है सर आपने। जी जी जी। अब मैं हम्म। एक आपको ये जैकेट दिखा रहा हूँ, अंदर ये जैकेट है, आपको नजर आ रही है? जी जी। जी दिख रही। जैकेट, हाँ जैकेट और बीच में जैकेट। बीच में एक डिबिया, बीच में एक डिबिया है। हाँ। ये जैकेट गंगाराम धोरे करके एक स्वतंत्रता सेनानी थे, गांधी जी के बहुत अच्छा। निकट थे, युवा थे उस समय। और हाँ ये जो डिबिया है, ये हाँ डिबिया ये डिबिया सीमांत गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान, हाँ। वो लेके आए थे गांधी जी को देने के लिए 1937 से 38, जब भी वो अधिवेशन हुआ था नागपुर में। जी। और वहां उन्होंने गंगाराम धोरे को दी थी। अच्छा। और ये उनके पोते विजय धोरे ने हम्म। मुझे लाके दिए इस स्टूडियो अतीत राग के लिए। निश्चित रूप से यहाँ बच्चों को एक प्रेरणा मिलेगी, उनका नाम जब बार बार आएगा तो बच्चों को ये होगा कि गंगाराम धुरे कौन थे, फिर वो हाँ। सीमांत गांधी के बारे में जी पूछेंगे। तो एक ज्ञान भी युवा पीढ़ी को मिल सकेगा। सर, बहुत ही भव्य है आपका ये जो स्टूडियो है, और इतनी खूबसूरत चीजें हैं आज जो आजकल देखने के लिए भी नहीं मिलती। ये पूरा स्टूडियो का एक एक छोटी झलक है। विस्तार जी से तो फिर कभी एक एक चीज के बारे में, जैसे पुराने कैमरे होते थे ना कि किस तरह जी से उनसे फोटो लिए जाते थे, ये कैमरे जी जी। हैं, ये पुराने कैमरे हैं। वाह। ये टाइटैनिक का एक बहुत पुराना मॉडल। अच्छा। ये बाइस्कोप है जो अब देखने को नहीं मिलता। जी, पुराने ये जमाने सारे की याद रेडियो, ताजा कर दी आपने। ये पुराने रेडियो है। जी। तो ये सारा, अब ये रेडियो में एक चला के आपको, ये सारे चलते हैं सर? हाँ इनमें कुछ चलते हैं, कुछ को मैंने हाँ हाँ। सर, ये रेडियो आपने चलाया ना तो मुझे अपने बचपन की याद आ गई। इसी उन्हीं स्मृतियों को ताजा करने के लिए मैंने ये स्टूडियो बनाया। सर, बहुत बहुत ही अमेजिंग है सच में। ये मेरे कुछ इंस्टॉलेशन है, ये मेरे काम ही है, अच्छा। मेरे कुछ जी तो आ, हाँ, ये क्या है सर, ये मॉडल जो आपने ये बनाई? पुराने टेलीफोन और ये सब चीजें अब खत्म होती जा रही हैं। जी। ये मेरी कॉस्ट्यूम है, ये जिनको पहनकर मैं चलता हूँ, इसीलिए लोग भाग मुझे पेपरमैन भी कहते हैं। अच्छा। ये मेरे कपड़े हैं, ये पुराने, बहुत पुराने, इसमें ये सब पेपर मैंने पेस्ट करके कैनवास के ऊपर, और वाह। ये मेरे इंस्टॉलेशन है, मेरे आर्ट है ये सारा। जैसे बूथ है पूरा टेलीफोन में, कि अब सब ये चीजें, जी आवाजें खत्म हो गई हैं। जी। जो मधुरता, जो उस समय एक टेलीफोन की घंटी बजते ही जो उत्सुकता रहती थी ना, वो सारी उत्सुकताएं खत्म हो गई हैं खत्म अब। हो गई है। बिल्कुल। ये जो स्टैचूज है सर, इन पे भी आपने पेपर पेस्ट किए हैं पुराने? हाँ ये सब पेपर पेस्ट किया, ये मेरे कपड़े हैं एक्चुअली। ये देखो, ये सामने अगर आप देख रहे हो ना ऊपर वाले चित्र में, ये जी बीच में मैं खड़ा हूँ। जी तो मैं देश विदेश में ये जाता हूँ और संदेश देता हूँ कि देखो हमारे भारतीय आध्यात्म, भारतीय लय में कितनी ताकत थी। जी। एक इंस्टॉलेशन है जिसमें हमारे ईश्वर, देवी देवता सब विराजमान है। बहुत सुंदर। ये तबला सर? हाँ ये पुराने म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है, इसमें सारे पुराने इंस्ट्रूमेंट्स हैं अलग अलग। उसके ना इसराज भी है, इसराज यंत्र एक हुआ करता था। अच्छा, कुछ बताएं इसके बारे में सर। ये इसराज बहुत पुराना यंत्र है। जी ये सर। सारंगी की तरह, उसी की तरह होता था जैसे ये बजा रहे हैं ना इसमें। हाँ हाँ। तो ये इस तरह का, ये अब तो ये वो हो गया, लुप्त हो गया, अब इसको कोई बजाता ही नहीं है। जी। ये वो हारमोनियम है जो पैरों से, बजाया पैरों जाता से, पैरों से, ये पहले रामलीलाएं होती थी ना, है। हाँ। उनमें पैरों से फिर उसके बाद ये हो गया ना कि बहुत पवित्र होता है, इसके पैर नहीं होने चाहिए, तो उसके बाद फिर ये हाथों से, मतलब हाथों में ही, हाँ, उसे फिर हाथों के रूप में हाथों बजाते। से बजाने लगे ना, फिर उस पे जी पैर लगाना बंद कर दिया। जी। सर, तो आपके ये, स्टूडियो से तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हाँ ये मेरा उद्देश्य भी यही है कि
एक ऐसी जगह हो जहाँ कम से कम लोगों को हमारे अतीत से रूबरू तो कराया जा सके ना, उनको ये तो बताया जा सके हम किन चीजों से हम आगे बढ़े हैं। हम सीधे ही ऐसे हवाई जहाज पर नहीं आ गए। बिल्कुल बिल्कुल हमने सर। बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया है। ये मेरी एक पेंटिंग जो भी यहाँ है, वैसे तो ऊपर वाले स्टूडियो में है सारी, जी। इसमें भी पुराना करीब 400-500 साल पुराने पेपर हैं अच्छा। जिनके ऊपर मैं काम करता हूँ। ये बिल्कुल झिल्ली की तरह है, ये बाप रे, बिल्कुल ये तो झिल्ली है। संभालना ही बहुत मुश्किल है सर। हाँ हाँ हाँ। बस इनके ऊपर मैं काम करता हूँ और फिर सर ये जो तो, चीजें हैं जो आप कलेक्ट करते हैं फिर इनसे बनाते हैं पेंटिंग्स वगैरह, जी तो ये जो चीजें हैं, जी। तो ये आपको मतलब कि ऐसे तो आपके काफी कॉन्टेक्ट्स में लोग होंगे, लेकिन इतनी पुरानी चीजें आपको कैसे मिलती है सर? आ, एक तो आपकी अगर भावनाएं शुद्ध मन से होना है कि आपको ये चीज चाहिए, पता नहीं वो कहाँ से आ जाती है, मुझे खुद को आश्चर्य होता है। जी जैसे मैं आपको उदाहरण बताऊं, मुझे पियानो की बहुत दिनों से ये थी कि मेरे घर में कोई पियानो हो। जी। पियानो नहीं था, तो ये जो पियानो है ना, ये हाथी दांत के हैं सारे, ये ना ये बने हुए। और अच्छा। ये 1800 कोई कुछ सन का है, जर्मनी का है। बहुत बड़ा है, बहुत हम्म। बड़ा है। 6 आदमी उठा के नीचे लेके आए इसको, इतना भारी है। तो ये मेरी इच्छा थी, और ये मुझे अपने आप फोन आता है कि एक पियानो है, आप लेंगे क्या? हाँ। और बस मेरा तो, और कई दिनों से मैं सोच रहा था ये घर में वही है। पियानो, तो ये एक स्टूडियो की एक छोटी यात्रा मैंने आपको बहुत कुछ, मैं बहुत अ, भाग्यशाली हूँ सर कि मुझे आपका स्टूडियो यहीं से देखने के लिए मिल रहा है। और मैं तो अच्छा। सबको कहूंगी कि भई आप जयपुर जाए तो आप जरूर जाइए विनय शर्मा जी के स्टूडियो को देखने के लिए। बहुत जी अमेजिंग है जी। सर, बहुत ही अच्छा लगा देख के। रियली इट्स तो ये फैंटास्टिक। सारी चीजें, उनके अलावा कई ऐसी चीजें हैं जिनका एक अपना अलग तरीके का महत्व है। जैसे पुराने जो लिपियां हैं, या पुराने जो ठप्पे हैं, या पुरानी कई चीजें हैं जो उसमें कई राजाओं के जिन्होंने मुझे, रजवाड़ों ने कई वो दिए, हथियार भी दिए हैं, कुछ ऐसे हथियार जो अच्छा। अब काम के नहीं है, जी वो भी उन्होंने दिया, बग्गियां दी। तो ये सब चीजें बच्चों के लिए, खासकर ना उन बच्चों के लिए, युवा पीढ़ी के लिए। और मेरी इच्छा भी यही है कि मैं एक ऐसा स्थान उपलब्ध बना जाऊं जी। जिससे कम से कम लोग उसको करीब से देख सकें। म्यूजियम में तो बड़ी वो रहती है ना, एक बाध्यता का, आप वहीं देखोगे, कांच में लगा के रख दिया। मैंने ऐसा नहीं, हाँ। छूकर देखें उसको, उसका आनंद लें, उसको महसूस करें। नहीं तो सर, ऐसा आपका एक स्थान। स्टूडियो ऐसा है ना सर कि ये जीवंत लगता है, पुरानी चीजें हैं बट जैसे लगता है हाँ बोल रही हैं खुद से। जी जी। फिर आपके स्टूडियो में हर चीज सांस ले रही है, ये मुझे भी फील हुआ। ये आपने बिल्कुल सही कहा। और मैं जब इनसे रोज जाकर चर्चा करता हूँ, बात करता हूँ ना रात को, तो जी। मुझे लगता है ये सब अपना दिन भर की जो रूटीन है ना, अगर हमने किससे किस क्या बात की, वो हाँ। सारी जैसे मुझे कह रही हो ना, मुझे ऐसा लगता है कि सारी सब चीजें जीवंत हैं। जी। और ये मुझे इतना प्रफुल्लित कर देती हैं कि मेरी जो सारी दिन भर की थकान है, वो वो दूर सारी थकान दूर हो जाती स्कल्पचर फाइबर के पेंटिंग्स जो आपने है। कहा था, उसके बारे में हाँ। कुछ बताइए। ये सारे जो अभी आपने देखे ना, जी जिनके ऊपर कपड़े लगे हुए थे, ये जी सब जी। फाइबर के बने हुए हैं। ये सब अच्छा। फाइबर के बने, और इनके ऊपर पुराने पेपर मैंने पेस्ट कर रखे यस हैं। जी। तो वो ऐसा लगता है कि जैसे कोई बच्चा स्कूल जा रहा है। अब स्कूल जा रहा है तो मैं आपको दिखाऊं, आ, जी। जैसे ये है ना, ये बच्चा, ये हाँ स्कल्पचर है मेरे। ये जो कपड़े पहन रखे हैं ना, हाँ हाँ। ये स्कल्पचर है। बहुत सुंदर। ये सारी मूर्ति, तो ये सारी चीजें आ, ये बताती है कि भारतीय लेखनी जो थी, जी। लिखने की जो एक संस्कृति भारत में जैसी थी, हम्म। वैसी कहीं भी नहीं थी। चाहे जी। वो ग्रंथों के रूप में आई हो, या किसी भी रूप में, किसी भी जी। रूप में। तो भारतीय संस्कृति, भारतीय कलात्मकता का तो कोई सानी, कोई वो रहा ही कोई नहीं सर हो। ये नहीं। तो मैं कहता हूँ, मैं कई बार मैंने कहा है कि भारत कला की जननी रही है। बिल्कुल। और जननी कला रेखाओं से उत्पन्न हुई है, शब्दों से उत्पन्न हुई है, जी। भावनाओं से उत्पन्न हुई है। तो इसमें भारतीय अमीरी का कोई सानी नहीं है, कोई जवाब ही नहीं है। हाँ, ये केटल में भी मैंने पुरानी, ये चाय की केटल, हम एक वो करते हैं सारे कलाकार मिलके ना, रंग मल्हार जी। करते हैं। तो अच्छा। उसमें सब कलाकारों को ये दी थी, तो मैंने मैंने ये पेंट की थी, मतलब ये बनाई थी। बहुत तो सुंदर। इसमें सारे चित्र ना, ज्योति के और ये सब। हाँ। वाह सर, बहुत ही खूबसूरत।
बहुत खूबसूरत। अब मैं अलग अलग चीजें, अब जैसे ये शीशियां लोग बाग फेंक देते हैं, पर उन हाँ शीशियों को आप किस तरह से कलात्मक रूप दे सकते हैं। जी। ये हाँ बिल्कुल। स्याही की दवाते हैं, ये स्याही की दवाते चाय हैं, की दवाते ये का दवाते जमाना हैं। खत्म हो गया, लेकिन आपने देखे कितने क्या सुंदर माना था, तरीके ये होल्डर है, से। जी। और ये सारे ये होल्डर हैं, इन सब होल्डरों को मैंने, ये मेरे पास कट्टा भरा हुआ है। फिर अमेजिंग। मैं इनको भी इस तरह से रखता हूँ, ये जो खिलौने होते हैं ना, ये अलग अलग समय के अलग अलग तरीके के खिलौने हैं। तो ये जी। बच्चों को दिखाने के लिए ना कि किस तरह से लोग बाग कैसे कैसे वो करते थे, हालांकि अभी भी बन रहे हैं, पर ये पेपर हम्म। मैसी के एरिया जो है ये बहुत पुराने हैं। हाँ, पुराने ताले अभी ये केवल वो ही रह गए ना, तो ये देखने को मिलेंगे ये ना तो कैसे मैंने भी खुलते पहली थे, बार देखे कैसे सर ऐसे इसमें ताले। से वो ये होता था। ताले तो मैंने भी पहली बार ही देखे हैं। ये अब जैसे कुर्सी, अब वैद्य गोकुलनाथ जी शर्मा यहाँ के राज वैद्य हुआ करते थे, उनकी ये कुर्सी है। ये अच्छा। अपने आप में एक लोगों को प्रेरणा देगी ना कि किस तरह से वो एक लोग बाग उस लोक में चले जाते हैं, उस समय को जीने लग जाते हैं। जी अब जी ये पुराना ये सिस्टम है पुराना, जब म्यूजिक, ये लकड़ी का, अब इसके अंदर वो सारे सिस्टम लगे हुए हैं, जी। जो पुराने रेडियो और वो सारी चीजें, तो ये सब अब कहाँ देखने को मिलेंगे। अब तो बिल्कुल ये सब देखने के लिए नहीं मिलते, लेकिन हाँ, जो तो आपके ये स्टूडियो में जाएंगे उन्हें जरूर देखने मिलेगा। ये तो गुजरात का है चरखा, पर जो हम्म। पुराने चरखे होते थे ना अंग्रेज, हाँ, ये तो खैर अंग्रेज। सब यहाँ के हैं, जी पर ये जो ये इंग्लिश, ये अंग्रेजों के समय का है, जी। ये वाला, और एक ये वाला, और ये अशोक भाटिया जी है ऊपर, ये इस चरखे के पीछे इनकी फोटो है। अच्छा। अशोक सर बहुत प्रशंसा कर रहे थे आपके ये स्टूडियो की। ये एपिडोस्कोप है, जो पुरानी पूरी किताब को स्कैन करके उस पे दिखाते थे ना, ये अब ये सब सन 40 35 40 का है। सर ये सब तो बहुत ऐसी चीजें कि देखी नहीं है सर, बहुत। हाँ, ये जयपुर स्टेट के स्टाम्प पेपर हैं, ये करीब 2-3 हजार है मेरे पास, अलग अलग समय के ना, 100 साल लगातार हर साल का एक स्टाम्प पेपर। तो जी ये पुरानी घड़ियों के जो पार्ट्स हैं, ये किस तरह से घड़ियां बनती थी, क्या होता जी। था ना, तो उसका पूरा मैकेनिज्म, और ये सारी घड़ियों का वाह। तो इस तरह पुरानी कलमें जिनसे स्लेट पे लिखा करते थे, जी। तो पूरा खजाना तो है। ये स्टूडियो क्या है, पूरा खजाना है। ये पुराने ठप्पे, जो कपड़े जिनसे छपते जी रहे जी। होंगे, प्रिंटिंग के लिए जो यूज किए जाते हैं। प्रिंटिंग के लिए यूज किए जी जाते जी। थे ना। ये पुराने वो हैं जो रंगोली करने के काम आते थे ना, पीतल हाँ के, हाँ जो हाँ। बंद हो गए, जिनमें रंग भर के और वो छापते थे जी रंगोली। मेरा एक मिशन है अभी जी। कि हर घर में एक स्मृति का कोना हो, हर घर में एक 3 बाई 3 का एक ग्लास का शोकेस बना के रख दें, और अपने पूर्वजों की स्मृतियां उसमें रखते जाएं, जैसे अपने दादा की चश्मा रख दिया, अपने दादा का पेन रख दिया, घड़ियां रखती, तो ये परंपरा जब किसी परिवार में चलती रहेगी, तो बच्चों को 8-10 पीढ़ी का पता रहेगा कि मेरे ये परदादा ये नाम थे, मेरे वो ये जी नाम जी। थे। तो ये एक मिशन चला रखा है, मैं हर जगह जाके कहता हूँ कि अपने घर में एक स्मृति का कोना, अपनी सर ममता ये का एक कोना, अपनी बहुत यादों अच्छी का बात कोना। आपने कही है, एक इतना सुंदर मैसेज दिया है। मुझे लगता है कि आपने ये बात कही है ना, और जो लोग भी इस वीडियो को देखेंगे चैनल पे, उन्हें बहुत प्रेरणा मिलेगी। और मुझे लगता है कि ये बहुत जल्द शुरू होने वाला है कि हर घर में एक स्मृति का कोना होगा। जीवन का मिशन भी है। अगर जी आप एक कांच का एक कुछ नहीं जाता आपके घर में, एक छोटा सा वो आपके सजावट का काम भी करेगा, बिल्कुल। और उसमें कुछ नहीं, एक चश्मा रख दिया अपने पिताजी का, एक वो रख दिया, छड़ी रख दी, कुछ भी रख दो, मुझे तो ये बात उससे आप, बहुत अच्छी लगी सर आपकी। मैंने तो मेरे पिताजी की और मेरी माता जी की, इवन मेरे दादाजी की कुछ स्मृतियां अपने साथ संजो के रख रखी है, और वो भी मुझे बहुत प्रेरित करती है। मुझे बिल्कुल। कई बार तो एक आत्मीय जो भावात्मक वो है ना, उससे भी वो मुझे जोड़ती है, और कुछ गलत न करने का संदेश देती है कुल संदेश मिला के देती, ना। मतलब वो अभिभावक के रूप में आज भी आपके साथ रहते हैं, आपको मार्गदर्शन बिल्कुल देते रहते हैं, सही दिशा दिखाते रहते हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने। बिल्कुल बिल्कुल। आ, और इसमें मेरे मेरे माता जी और पिताजी का बहुत बड़ा योगदान, मुझे इस तरह की प्रेरणा देने में ना, जी उनका बहुत बड़ा योगदान है। मैं मेरे पिताजी के दर्शन आपको कराता हूँ।
ये मेरे पिताजी हैं, कवि थे, बहुत ही सहृदय, बहुत बच्चों को बहुत प्यार करते थे, पुरानी चीजों से भी इनका भी बहुत लगाव रहा है। तो ये जी मेरे पिताजी और ये मेरी माता जी, तो इनका इनका स्नेह, ये इन्हीं के आशीर्वाद से सब कुछ जो भी हो रहा है जी वो सब इन्हीं के आशीर्वाद से हो रहा है। हो रहा है। मतलब ये चीजें आप में जेनेटिक ही है, आपके पिताजी भी, उनको भी काफी पुरानी चीजों से लगाव रहा, तो आप में भी वो चीजें आ हाँ गई। उनको, हाँ उनको हाँ उसका असर असर क्या, मतलब उनकी पूरी, मैं तो उनकी प्रेरणा मानता हूँ। जी जी हालांकि जब हम जयपुर आए तो एक सरकारी स्कूल में दाखिला करवाया था। जी सर। और जब जयपुर आए हम्म। तो उस समय क्या अंग्रेजी आती नहीं थी। जी जी अंग्रेजी एबीसीडी नहीं आती थी ना आपको। जी। और पूरी ठेठ गांव की भाषा, और हम्म यहाँ चलती थी हिंदी। हम्म। अब आपको हिंदी भी अंग्रेजी जैसी लगती थी, जैसे लोग बाग अंग्रेजी में बोलो ना, आपको पल्ले नहीं पड़ती थी। तो हाँ। ऐसे माहौल में जब आप आके यहाँ सन 72 की बात बता रहा हूँ मैं, 72 73 की। जी जी तो उस समय उन परिस्थितियों से आप जब आप निकलते हो, एक कमरा जिसमें आप 5 6 बहन भाई रह रहे हो, पर सब परिवार का इतना सहयोग, इतनी वो शक्ति मिली, अगर जी उस शक्ति के चलते ये सब चीजें हो पाई। चाहे बड़े भाई साहब हो, मेरे बड़े ब्रदर हैं डॉक्टर विमल शर्मा, इंग्लैंड में हैं, तो जी। उनका बहुत बड़ा वो रहा। मेरे छोटे ब्रदर हैं डॉक्टर विनोद शास्त्री, वो एस्ट्रोलॉजर हैं, अरे वाह। ज्योतिषी हैं। तो इन सब लोगों का जो, और फिर हमारी पत्नी, धर्म पत्नी का जो सहयोग मिला, क्योंकि पत्नी उसके का बिना तो ये सबसे संभव नहीं बड़ा चीजें। सहयोग होता है। जी उसके बिल्कुल। बिना आप ये सब चीजें कर नहीं सकते। नहीं ये कर सकते। ये ये प्रेरणाएं आपको मिलती नहीं है फिर। बिल्कुल। फिल्म के बारे में तब तक हमें बताइए, जो अशोक सर के हाँ। साथ आपकी जो फिल्म थी। आ, ये एक ऐसी फिल्म थी जिसमें मेरी कलाकृति हम्म। मेरी कलाकृति मैं कलाकृति बना रहा हूँ, और कलाकृति जीवंत हो उठती है। हमारे अच्छा। मित्र अजय जैन ने डायरेक्ट की है। हम्म। अजय जैन हमारे वो हैं, फिल्म मेकर हैं, सुनिधे फिल्म है उनकी। तो अच्छा। उन्होंने डायरेक्ट की है। तो उनका ये था कि मैं पेंटिंग बना रहा हूँ, और पेंटिंग बनाते बनाते वो जीवंत हो जाती है, वो जिंदी हो जाती है। और हम्म। जिंदा होकर वो मेरे इस स्टूडियो में आती है अतीत राग में, और यहाँ कर वो भौचक्की हो जाती है। तो जब एक एक चीजों से मिलती है, तो अपने आप को वो संभाल नहीं पाती है, वो इतनी खो जाती है उन चीजों में कि ये क्या है। जैसे रेडियो है, तो रेडियो को सुनकर वो एकदम ऐसी हो जाती है कि क्या चीज है। टेलीफोन से जब बातें करती है, जब ये हाँ पुरानी बहियां और वो देखती है, तो उसमें फिर हमारी भावनाओं को उसके साथ जोड़ा है कि जैसे रेडियो है तो रेडियो, ये टेलीफोन है तो टेलीफोन में कोई अच्छी आवाज आ रही है, कोई हाँ मृत्यु का समाचार आ रहा है, तो वो हाँ एकदम रोने लग जाती है पेंटिंग। जब कोई हाँ। बच्चा होने की सूचना मिलती है तो हंसने लग जाती है। तो जी। इस तरह की हमने 72 मिनट की, जिसमें अशोक भाटिया जी ने बहुत ही वो तो बढ़िया अमेजिंग अभिनय एक्टर किया है ही, है। इट्स अ वेरी वंडरफुल एक्टर, और मेरे बहुत फेवरेट है जी। तो सर फिल्म का नाम क्या था? तो वो मेरी पेंटिंग बनते हैं। अच्छा। अकाल फ्रॉम द पास्ट। अकाल फ्रॉम द। अकाल फ्रॉम द पास्ट। ओके सर, मैं भी जरूर देखूंगी। कॉल फ्रॉम द पास्ट, ये उनकी नहीं नहीं, ये उसमें देखना यूट्यूब पे, मेरे हिसाब से कोई इसका छोटा सा ट्रेलर जैसा कुछ होगा। पर ये 72 मिनट की एक फिल्म है, जिसमें मेरे ऊपर वाले स्टूडियो से निकलकर पेंटिंग नीचे वाले स्टूडियो में आने की यात्रा। तो पेंटिंग के ही पदचाप थे जो आपने देखे ना, जी वो जी जी पदचाप मेरी पेंटिंग के थे। जी। बहुत बहुत ही अमेजिंग तो है सर, मुझे ये, तो इतनी क्यूरियोसिटी हो गई है। अब वो फिल्म देखनी पड़ेगी वो फिल्म। और उसकी मतलब खास बात ये है कि न तो उसकी कोई स्क्रिप्ट तैयार की, जी। न उसकी कोई पहले तैयारी की। जो हम्म। जिस समय होता गया है ना, 3 दिन 3 रात, मतलब 4 5 दिन के अंदर वो पूरी फिल्म बनी। फिल्म बन गई। और बस यही जमावड़ा उसकी, बस हाँ हाँ। वाह। और बस, तो उसमें बिना बिना किसी उसके ना, जैसे चल रहा है, बस जो सीन जहाँ वो हो रहा है उसको उसी तरीके से उसको जोड़ दिया। शूट किया गया। जी तो ये एक अलग तरीके की फिल्म, अलग तरीके की एक आर्टिस्टिक फिल्म जी। जिसको आर्टिस्टिक फिल्म ही कहते कहेंगे इसे। हैं ना, वो है। हाँ। हमारे दर्शकों को भी इससे प्रेरणा मिलेगी कि वो जरूर ये आपकी फिल्म देखें। देखो, कलात्मक यात्रा कहाँ से कैसे शुरू होती है, क्या गंतव्य होता है, आपको पता नहीं होता है। जी मुझे मेरे परिजन डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहते थे। साइंस मैथमेटिक्स मुझे दिला दी थी। जी 8th 9th में ना, साइंस बायोलॉजी साइंस मैथमेटिक्स इंजीनियर बनेगा, कला से हाँ सब लोग दोयम दर्जे की शिक्षा मानते थे ना।
जी। तो मुझे मुझे साइंस मैथमेटिक्स, अब 9वीं पास कर ली, 10वीं पास कर ली, फिर हम्म। उसके बाद तो मैंने जोड़ लिया। मैंने कहा मैं तो, मेरा रुझान, क्योंकि मैं स्कूल में जाके सुबह जो बोर्ड होते थे ना क्लास के बाहर लगे हुए रहते थे, जी उनके ऊपर सर। स्लोगन लिखा करता था। जो अच्छा। सुलेख जो होते थे ना, सुविचार जो रोज हाँ लिखने हाँ। होते थे, बिल्कुल। तो वो मैं लिखा करता था। तो सुबह मैं 1 घंटे पहले, जैसे 6 बजे का 7 बजे का स्कूल है, तो मैं 6 बजे पहुंच जाया करता था सुबह। जी और फिर जाके सब वो लिखता था, तो उसको डेकोरेट करना, फूल पत्तियां बनाना, तो उसमें मुझे मजा आता था। तो मैंने फिर कहा कि मैं साइंस मैथमेटिक्स में नहीं चलूंगा, मुझे तो आर्ट में जाना है। हाँ। तो हालांकि वो है, पर हमारे पिताजी ने, सबों ने स्वीकार किया कि ठीक है, तुम आर्ट में अगर कुछ कर सकते हो तो आर्ट में जाओ। जी तो मैंने फिर, तो इस तरह से मेरी जो विज्ञान से और कला की जो यात्रा हुई। जी। हालांकि विज्ञान में भी कला थी, लेकिन उस विज्ञान ने मुझे बहुत नई चीजें क्रिएट करने में साथ दिया। जो हाँ। मेरी क्रिएटिविटी है, या मेरी सृजनात्मक क्षमता जो है, जी या आपको जो एक्सपेरिमेंट करने की जो प्रवृत्ति है, जी। वो प्रवृत्ति मुझे उस विज्ञान की शिक्षा से जो प्रारंभ में मैंने ली ना, उससे मुझे मिली। तो वो इसीलिए बहुत कहा ही जाता सहायक है सिद्ध सर। हुई। जी जी, इसीलिए कहा जाता है कि सीखा हुआ कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता है, वो विज्ञान नहीं, पढ़ा हुआ भी आपके बहुत काम आया। बहुत काम आया, बहुत काम। जी। बेसिकली मैं प्रिंट मेकर हूँ। प्रिंट मेकिंग की मैंने स्पेशलाइजेशन एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा से मैंने प्रिंट मेकिंग में की अरे है। वाह। तो और लिवरपूल यूनिवर्सिटी से मैंने सेरिग्राफी में स्पेशलाइजेशन किया, इंग्लैंड से। अच्छा। तो वो सारा सारी केमिस्ट्री या सारी फिजिक्स और वो सब उसमें मेरे काम आई। काम आई। उसमें बिल्कुल। प्रतिक्रिया है, वो सारी चीजें मेरे इसमें। और कला में तो क्रिया और प्रतिक्रिया तो होती है। जी तो जी। आप, ये भी एक विज्ञान है, विज्ञान है, कला विज्ञान है, जी, मुझे लगता है जो कि अपनी विज्ञान भावना। के बिना हर चीज अधूरी है, क्योंकि अधूरी है, विज्ञान, अधूरी जी, विज्ञान के साथ के बिना आप कोई चीजें है। पूरी नहीं बिल्कुल। कर सकते। ये आपका दूसरा स्टूडियो है ऊपर वाला? जी जी, ये मेरा दूसरा स्टूडियो है। यहाँ मेरा जो क्रिएशन है, जी कलात्मक पक्ष मेरा जो है ना, जी नीचे से क्या क्या मैं सीखता हूँ, क्या मैंने प्रकृति से लिया है, जी। क्या मैंने आप जैसे लोगों से सीखा है, क्या मैं बच्चों से सीखता हूँ, और उन तमाम चीजों को रिलीज करता हूँ मैं यहाँ ना, यहाँ के मैं बाहर निकाल देता हूँ। नहीं तो इतनी सारी चीजें आप लेके अंदर परेशान होते हो। तो बिल्कुल। ये जो तमाम चीजें हैं ना, ये तमाम चीजें मैं किसी भी रूप में, चाहे एक रेखा के रूप में निकालूं, चाहे एक डॉट के रूप में निकालूं, चाहे कैसी भी अपनी जितनी भी भावनाएं जो अंदर रहती हैं, जी। उनको मैं रोज रिलीज करता रहता हूँ, जिससे अपने आप को हल्का महसूस करता हूँ। नहीं तो इतनी सारी चीजें मेरे अंदर कितनी घुटन पैदा कर देती इंसान जी हैं। नहीं पाएगा इतनी सारी चीजें अपने अंदर लेके, सबका अपना तरीका है। आप जैसे क्रिएटिव है तो आप इस तरह निकालते हैं उस चीज को। तो अब मैं आपको मेरा स्टूडियो थोड़ा दिखा देता हूँ फिर। ये मेरा स्टूडियो का वो एंट्री है। जी। महात्मा गांधी जी अंदर स्टूडियो में प्रवेश कर रहे अरे वाह। हैं। ये मेरी ड्राइंग है। ये जी। मेरी ड्राइंग है। ये इंक जो मैं बनाता हूँ, ब्लैक इंक, ये मैं खुद पिगमेंट, कोयले, हाँ गोंद, सबको पीस के और फिर बनाता हूँ। तो ये आप देख रहे हैं ना, हाँ। ये ये इससे मैं इसकी वो करके, इसमें कोयला है, काजल है, जी। तो ये इनको सबको मैं वो करके, और ये इंक मैं खुद बनाता हूँ। और वाह। इन इंक से फिर मेरा क्रिएशन शुरू होता है। तो ये मेरा दूसरा कार्यस्थल, कर्मस्थल ये मुझे लगता है ये है। इंक जो आपने बनाई है, ये कहीं ना कहीं इसका आधार आपके नाना जी रहे हैं, जैसे वो बनाते बिल्कुल, 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 नाना जी रहे हैं। और गांव में जो तख्ती मैं तैयार करता था ना, थे। वो तख्ती यहाँ तो नहीं है, वो मैं नीचे दिखाना, हाँ यहाँ है, ये तख्ती देखो। अरे वाह सर, ये तो ये बहुत तख्ती ही है ना। अमेजिंग है। जी जी जी। ये पूरा काजल से इसका किया जाता था, इसको काला मतलब ब्लैक। हाँ, ये जो पूरा की है ना, ये जो ब्लैक पोर्शन है, ये जी। पूरा कागज से जो कखे गए मैंने लिख रखे हैं ना, हाँ। ये मैंने फिर खड़िया से लिखे हैं। हम्म। नहीं, ये खड़िया और कलम, फड़ा जो होता था ना इसका, उसको काट के उसको आगे से निब वो बना के पहना करके हाँ। ना, फिर उससे लिखते थे। अच्छा। तो ये ये है वो। आजकल के दौर के बच्चों के लिए सब कुछ कितना आसान हो गया है, उन्हें पता ही नहीं है कि पहले के लोगों को कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी इन सब चीजों के लिए। हाँ,
आजकल सब बनी बनाई मिलने लगी ना मिलने चीजें लगी। लोगों को, तो जी। फिर उनका उसका महत्व भी उनको पता नहीं। तो अब मैं आपको बता रहा था, जैसे मैंने नीचे बताया था कि वो रेखाएं प्रकृति से कहीं कहीं से मिलती है। जी। पहाड़ों से बहुत प्रेरित रहा, तो मेरे चित्रों में कहीं न कहीं पहाड़ का कोई न कोई रूप, जी। चाहे वो अरावली हो, चाहे कोई भी हो, उसका कहीं न कहीं उसका चट्टाने जिक्र हो है या आपकी पेंटिंग में। जी। हाँ हाँ। और ये मेरा कैरेक्टर है, जो चिड़िया है ना, ये हाँ। मेरा कैरेक्टर, ये उड़ उड़ के कहीं न कहीं किसी न किसी पहाड़ के ऊपर वहाँ पे बैठती जाके रहती है, बैठ जाती, बिल्कुल बिल्कुल। बैठ जाती है। तो ये, और पहाड़ से बड़ी चिड़िया है, तो मैंने हाँ चिड़िया को पहाड़ से बड़ा माना है। हाँ हाँ हाँ। चिड़िया को मैंने जी पहाड़ से जी। बड़ा माना है। हाँ बिल्कुल वो दिख एक, रहा है इसमें। उसकी भव्यता इतनी है हाँ। कि वो आपको, वो आपके संदेश को इधर उधर पहुंचाती है, पहुंच जाती है। इधर से उधर आपको ले जाती है। सर बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग है, और बात इसकी विशेषता ये है कि ये मीनिंगफुल है बहुत। नहीं, वही है, एक एक सर चट्टानों ये से है आपस कि में वो बातें। चिड़िया चढ़ रही है इस पेंटिंग में, मतलब और ऊपर। हाँ, ये ऊपर वही तो उड़ती जा रही है, ये वो हाँ। एक ही, एक मेरा जो कैरेक्टर है, तो लोग जी बात कहते हैं कि आप इतनी चिड़िया बना रहे हो। मैंने, वो तो मेरा कैरेक्टर है। आप, राम जी एक थे तो उनके ऊपर कितने कितने चित्र बने होंगे, जी। तो मेरा तो राम यही है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये कैंडल सर, कैंडल वाली जो पेंटिंग है ये आपकी। कैंडल तो मैंने दिवाली के दिन मैंने पेंट किया था। अच्छा। ये आ, वाह। किस तरह पिघलती है, किस तरह अपने पिघलती आप को कैसे, जला वही मैं देती है। कहने वाली थी कि इसकी खूबसूरती इसलिए ज्यादा लग रही है कि ये जो जिस तरह से पिघल रही है उसे आपने बहुत सुंदर तरीके से उकेरा है सर। वही वही है। बहुत अच्छा लगा। तो ये हजारों चित्र हम्म। चिड़ियाओं के। चिड़ियाओं के, क्योंकि ये आपका मेन कैरेक्टर है। पर नीचे का बेस, जी ये सर। मेरा मेन कैरेक्टर है ये। अगर प्रकृति है तो चिड़िया है, प्रकृति को बिल्कुल नष्ट कर दोगे तो आप इन सब चीजों से हाथ धो बैठोगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक मूल मेरी जो भावना है हम्म। वो यही है। दूसरा, फिर मैं पेपर खुद बनाता हूँ, पेपर भी खुद जो बनाते हैं हैंडमेड सर आप? पेपर होता है। अच्छा। हाँ, मैं खुद बनाता हूँ। तो ये हैंडमेड पेपर है। अरे वाह। आ, मतलब सर हर चीज आप खुद ही बनाते हैं, इंक भी पेपर भी, पेंटिंग्स तो तो बनाते हैं। इस पेपर में क्या है, ये आप देखोगे तो इसके पेपर के अंदर पेपर है। अच्छा। ये जो पेपर है ना, हाँ। इसके अंदर, जी। ये पेपर के अंदर आपको पेपर दिखाई देगा। हाँ 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 ये जो बिल्कुल। टेक्सचर समझ है, आ रहा है, हाँ। जी। ये सारा, तो ये पेपर में लेयर तैयार करता हूँ। ये भी पेपर बनाया हुआ है। अच्छा। हाँ, सर ये भी इसे थोड़ा पेपर है। नजदीक से दिखाएंगे, इसे थोड़ा करीब से। बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग है। हाँ, ये पूरा पेपर है, पल्प है, पेपर है ना, पूरा अच्छा। पेपर है अच्छा। ये सारा। नाइस। फिर अब इसमें मैंने देखो, एक बार रोज मैं एक कैनवास तैयार करता था। जी 365 दिन तक मैंने गणेश को केवल आराध्य मानकर, उनको स्मरण कर, कोई जरूरी नहीं मैं गणेश ही बनाऊं, जी। पर उनको स्मरण कर रोज एक चित्र बनाता था। 365 दिन मैंने ये पूरे कैनवास तैयार किए हैं। 365 ओ। कैनवास हैं ये अलग अलग। तो अब मैंने गणेश को कितना सिंप्लीफाई रूप में ना, हाँ ये एक रूप है। ये एक रूप है, ये अलग अलग ना, आप कितना गणेश को ही आपने अलग अलग रूप दिए हैं। अलग रूप, बहुत उनका केवल एक नहीं, उनको केवल एक दिमाग में वो करके ना, मैं उनकी कल्पना का आधार मानकर आराधना, आपने उनको। आधार मानकर, आधार बहुत मानकर। बहुत सुंदर सर। तो ये, सर इससे जो हमारे नए जनरेशन के, जो आज के दौर के जो पेंटर्स हैं, चित्रकार हैं,
जो मॉडर्न आर्ट बनाते हैं, हाँ उन लोगों को काफी प्रेरणा मिलेगी, आपसे बहुत कुछ सीखने मिलेगा। सर, ये बंद दरवाजा क्या है? हाँ, हेलो। हाँ सर, ये ये बंद दरवाजा दरवाजा। वो है जिसमें हुआ है लाल सूट में। ये कैनवास के ऊपर एक्रिलिक से बनाया हुआ है। ये मेरा एक इंस्टॉलेशन है जिसमें अच्छा। पेपर बाहर निकल रहे हैं ना। हाँ ये हाँ। मैंने कैनवास को चीर कर उसमें से पेपर निकाले हैं, ताकि अच्छा। इसमें से जो मेरी जो अमेजिंग स्मृतियां सर, निकली सर हैं बहुत ही वो इस दरवाजे में से वंडरफुल। निकली। बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये पेपर जो है ना वो मुझे वहां से मिला है। हाँ हाँ सर। तो ये आप, सारी चीजें। ये आपकी जो कल्पनाएं हैं, ये एक सामान्य व्यक्ति की सोच से परे है सर। इसीलिए आप अलग हैं, आपकी चीजें भी अ, अलग है, आपकी कलात्मकता जो है, इसका कुछ सानी नहीं है सर। बहुत ही खूबसूरत चीजें आपने दिखाई। नहीं, पता नहीं कैसे क्या हुआ। ये मेरा एक चंडीगढ़ में शो था, तो उन्होंने पूरे चंडीगढ़ शहर में हाँ। इस तरह से होर्डिंग और वो सारे ये अच्छा। बीच में जो खड़ा हूं ना उधर वो मैं हूँ। मैं अच्छा। वहां की सड़कों पे जब निकला तो ये संदेश देने के लिए ना कि हमारी परंपराएं कितनी समृद्ध परंपराएं जी रही हैं, चाहे वो आधुनिक युग हो, चाहे वो पुराना युग रहा हो, पर हम अपनी अपनी जो जड़ें हैं उन जड़ों को कमजोर ना होने दें। जड़ों को कहीं न कहीं किसी न किसी, चाहे आधुनिक रूप में हम उसको पिरो के रखें, अपने साथ रखें, जी। पर अगर अपनी जड़ें हम छोड़ देंगे तो हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। कुछ फिर नहीं हमारे पास रहेगा। कुछ नहीं रहेगा। जी हम जी। बहुत अकेले महसूस करेंगे, बहुत अकेले महसूस करेंगे। तो वो सारी चीजें जी। हाँ बिल्कुल सर। मैं अब मैं आपको एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ किस जी तरह सर। मैं काम करता हूँ। जी जी बिल्कुल। ताकि मैं इस इंक को कैसे काम में लेता हूँ। ये पेपर है। जी। ये पेपर हालांकि बनाया हुआ नहीं है, हम्म। पर ये ये मेरी चिड़िया हो गई। ये मेरे पहाड़ हो गए। जी। इनमें से जब इसको थोड़ा सा मैं वाह सर, आपने तो 1 मिनट भी नहीं लिया बनाने में। बहुत खूबसूरत सर। तो ये करके फिर धीरे 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 फिर इसमें मैं कलर, जहां जहां मुझे कलर करने होते हैं जी। वहां मैं कलर देता हूँ। ये भी ऐसे कुछ शेड्स जैसे नजर आ रहे हैं इसमें अभी भी। नहीं, इसमें अभी ये पूरे जब टेक्सचर निकलेंगे ना इसके, हाँ। तो ये फिर पूरा आपको यही पूरा कंप्लीट आपको यही कंप्लीट लगेगा। इसमें उसकी भी जरूरत नहीं होगी। जी जी। वही मैं कह रही थी कि ये अभी ही इतना खूबसूरत लग रहा है। ये वाह सर, ये बहुत खूबसूरत है, बहुत ही सुंदर है, अनुपम। अ, सर, मैं एक चीज आपसे पूछना चाह रही थी कि जो आप ये कलात्मकता करते हैं, तो क्या आपने जी, कभी सोचा है कि आप भविष्य में भी अ, जो हमारी जो युवा पीढ़ी है उसके लिए कुछ ऐसी वर्कशॉप करेंगे ताकि बच्चे भी सीख सके, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है? मेरी इच्छा तो रहती है, इच्छा तो रहती है, पर मैं सच कहूं आपको, सिखाने से कोई सीखता नहीं है जब जी। तक कि उसमें आप बीज इस तरह के नहीं डालें कि वो अच्छे तरीके से अंकुरित हो, और उसमें हमारे परिजनों का साथ, हाँ। परिजनों का विश्वास और परिजनों का जो गाइडेंस है, जी। उनका निर्देशन है, वो बहुत बड़ा काम आता है। तो सिखाने से किसी को नहीं सिखा सकते जब तक कि आपकी पारिवारिक पारिवारिक परिवेश इस सहयोग तरह जब का तक ना हो, हो। परिवेश भी हो और सहयोग भी मिले, दोनों ही तो चीज। मैं सबसे पहले आग्रह
परिजनों से करता हूँ कि वो अपने बच्चों को इतना स्वतंत्रता दें, उनके जी ऊपर कोई बोझ नहीं डालें, और दूसरी उनकी क्रिएटिविटी को सराहें। वो क्या करते हैं, जब कोई बच्चा अच्छा चित्र बनाता है तो उसको कहते हैं क्या चित्रकार बनेगा तो चल ये कर। हाँ तो हाँ। उसकी भावनाओं को हम दबाते हैं, उससे वो क्या अच्छा साइंटिस्ट भी नहीं बन पाता और अच्छा चित्रकार भी नहीं बन ये नहीं पाता है। बन पाता है। तो कम से कम उसको, क्योंकि ये हर विषय में, चित्रकला हर विषय में आपकी सहायक सिद्ध होती है। जी सर। ये आपकी क्रिएटिविटी, आपकी बौद्धिकता, आपके सोच को बहुत डेवलप करती है। जी तो अच्छा प्रशासनिक अधिकारी अगर कोई चित्रकार होता है, या चित्रकार का मतलब संवेदनशील होता है, जी तो वो हर जगह अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि इस तरह के वर्कशॉप करने चाहिए, होने चाहिए, पर उसमें प्रेरित करना चाहिए परिजनों को। जी। तो मैं तो बिल्कुल देना चाहूंगा, मैं तो चाहता हूँ, मैं तो सबों को आके बताता हूँ। लोग बाग कहते हैं ना कि आप ये चिड़िया इतनी जल्दी कैसे बना लेते हो, मैंने कहा हाँ आओ देखो। हाँ। वो चित्र को देखकर तो कहते हैं कि शायद मुझे बहुत टाइम लगा होगा, 2 दिन लगे होंगे, 3 दिन लगे होंगे। मैंने कहा कुछ नहीं, मैं 3 मिनट में बना देता हूँ। जी मैंने इसीलिए कहा कि आपने तो तुरंत बना दिया, हमारे जैसे लोग बैठे तो हमें तो पूरा दिन लग जाएगा, तब भी आप नहीं, जल्दी वही तो। बना पाएंगे। तो तो इसलिए मेरा मेरे मैं चाहता हूँ कि यहाँ आते हैं, स्कूल के बच्चे भी आते हैं, उनको मैं बना के बताता भी हूँ। मैं उनसे कहता हूँ कि देखो, क्रिएटिविटी के लिए बहुत लंबे समय की जरूरत नहीं होती है। वो एक क्षण में आप अपनी भावनाओं को प्रदर्शित कर सकते हो। बस उसके लिए थोड़ा सा संयम और एक ईमानदारी, आप अपने प्रति जो ईमानदारी होती है ना, हम्म, वो अगर आप रखते हो तो निश्चित रूप से आप अच्छी चीज बना पाते हो। मैं हमेशा कहता हूँ कि सुविचारों से सुकृति बनती है। वाह, जो अच्छे विचार होते हैं ना, उससे सुकृति। बहुत ही सुंदर बात कही आपने। इसके द्वारा आपने हमारे समाज को एक संदेश भी दिया है, और हमारे जो अभिभावक हैं उनको भी एक संदेश दिया है कि बच्चों को उसी दिशा में प्रेरित करें जो वो करना चाहते हैं, उनकी जी जी इच्छाओं को जी। न मारे। क्योंकि आजकल आप ये एक सामाजिक समस्या भी बन गई है कि आजकल बच्चे बहुत सुसाइड करने लगे हैं, क्योंकि वो जो करना चाहते हैं उन्हें करने नहीं दिया जाता है। इंजीनियरिंग में जी डाल बिल्कुल। दिया, मेडिकल में डाल दिया, जबकि वो संगीतकार बनना चाहते हैं, गीतकार बनना चाहते हैं या चित्रकार बनना चाहते हैं। तो उन्हें से ज्यादा एनकरेज करना चाहिए। तो ये माता पिता को ही समझना पड़ेगा, और आप तो उसका बिल्कुल सबसे बड़ा बिल्कुल। उदाहरण हो, ज्वलंत उदाहरण हो। तो जी सीखना जी। चाहिए, हमें सभी को सीखना चाहिए। सर, आपने हमें बहुत बहुत समय दिया। इतने आप व्यस्त रहते हैं, लेकिन आपने हमारे चैनल को मुझे इतना समय दिया, तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे चैनल की ओर से। और भविष्य में आपकी बहुत सारी ऐसी कलाकृतियां हम फिर से देखना चाहेंगे, आपसे फिर से जुड़ना चाहेंगे, जो आप करते हैं। और इसी के साथ बिल्कुल। अ, मैं लूंगी अनुमति। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम फिर से मिलेंगे जल्दी ही। बहुत बहुत। जी सर, जी सर। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अंजू जी। जी निस्संदेह आप एक ऐसा काम कर रही हैं जो निश्चित रूप से समाज में परिवर्तन, समाज की के उत्थान में योगदान, ये सब कुछ दे सकता है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आप बिल्कुल इस तरह के वो करते रहें, और निश्चित रूप से नई युवा पीढ़ी है, जी। वो बहुत प्रेरित होगी, उसको बहुत प्रेरणा मिलेगी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक नमस्कार। यू सो मच सर। नमस्कार। हम फिर से मिलेंगे जल्दी ही 360 डिग्री के दूसरे एपिसोड में, कुछ और लेकर किसी और हस्ती के जी साथ। तब तक के लिए जी जी। करते रहिए, सुनते रहिए अंजू डोकानिया चैनल पर 360 डिग्री, और बजते रहिए राम राम। नमस्कार। नमस्कार।